हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो तक हमने कुछ फैसिलिटीज़ के वैल्यूएशन को पढ़ा था। आज हम इसके बैलेंस पार्ट करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आने पर लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना आज का टॉपिक। कल अपन लास्ट वीडियो में अपन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ तक किए थे। आज अपन देखते हैं इसके आगे क्या दिया है, जो मैं आपको बताया था फ्रिंज बेनिफिट्स करके। प्रिस्क्राइब फ्रिंज बेनिफिट्स और एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ मतलब होते हैं सुख सुविधाएं, जो आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं आपके एम्प्लॉयर द्वारा, उसको बोलते हैं एमिनिटीज़। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। आपको लोन दिया जा रहा है किसके द्वारा? आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। आपका एम्प्लॉयर बोलता है लो भाई तुमको लोन चाहिए, तो हम आपको लोन दे रहे हैं। आप अपन क्या करें, बैंक के पास जा ही नहीं रहे। अपन किसके पास जा रहे हैं? अपन को बैंक के पास जाना ही नहीं है। अपने को कहाँ जाना है? अपने को जाना है अपने एम्प्लॉयर के पास। अपन अपने एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब हमको चाहिए लोन, ठीक है? तो एम्प्लॉयर बोलेगा ले लो, मनाइए क्या? एम्प्लॉयर जो आपको लोन दे रहा है वो कौन सा वाला लोन दे रहा है यहाँ पे? ठीक है, सबसे पहले वो दे रहा है इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री मतलब 0% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, या फिर कंसेशनल लोन, या फिर कंसेशनल इंटरेस्ट में। मतलब नॉर्मली जो बैंक वाले हैं वो 15% इंटरेस्ट में दे रहे हैं, 11% में दे रहे हैं। आपका एम्प्लॉयर बोलता है आप मेरे को 2%, हम आपको 2% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, ठीक है? ये हो गया कंसेशनल लोन। ओके, तो इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? देखिए, इंटरेस्ट फ्री में भी आपको बेनिफिट हो रहा है, कंसेशनल लोन में भी आपको बेनिफिट हो रहा है। इंटरेस्ट फ्री में कैसे बेनिफिट हो रहा है? तो देखिए, जब भी अपन लोन लेते हैं 10% की इंटरेस्ट में, समझ लीजिए अपन ने 1 लाख का लोन लिया 10% के हिसाब से, तो अपने को पर एनम 10,000 रुपीज़ अपने बैंक को देना पड़ता है एज ए इंटरेस्ट। ओके, पर अगर अपन एम्प्लॉयर से ले रहे जो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे, तो अपने को 1 लाख का लोन लिए, अपन जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट है, मान के चलिए प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 ही है, ठीक है? अपन को 10 साल में जमा करना है, तो 1 साल का 10% उसी हिसाब से, ठीक है? 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000 आएगा। तो 10,000 अपन प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर रहे हैं। अगर 10% में लेते तो 10,000 प्लस 10,000 देना पड़ता पर एनम के हिसाब से। ओके, मतलब 20,000, आपका 10,000 का फ़ायदा हो रहा है। और कंसेशनल लोन में भी यही होगा। समझ लीजिए 2% इंटरेस्ट में दिया हो, वहाँ पे 10% चल रहा है, तो वहाँ पे तो 10,000 दे रहे हैं आप इंटरेस्ट। पर अपने एम्प्लॉयर से अगर आप लोगे 2% के हिसाब से, तो आपको खाली 2,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 वो देना पड़ेगा, तो 12,000 देना पड़ा। तो यहाँ पे आपका फ़ायदा हो रहा है। तो जो आपका फ़ायदा हो रहा है, अपन बोले ना परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? जो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है उसको परक्विजिट्स बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहा है, आपको पैसे के थ्रू फ़ायदा मिल रहा है। आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको पैसे के बदले में फ़ायदा मिल रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली बात मैं बता दी आपको क्या होता है, कैसे होता है, ये सब यहाँ पे लिखा है। ओके, अब देखिए, आपको ही नहीं आपके मेंबर को भी देखिए लिखा भी, और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। तो देखिए यहाँ पे पहले एक केस क्या लिखा है, वेयर द अमाउंट ऑफ लोन इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 20,000। अमाउंट ऑफ लोन बोला, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोला। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अमाउंट ऑफ लोन। बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ लोन में और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में। लोन इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच यू बोरो फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, और यहाँ पे बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ लोन मतलब जितना पैसा आपने अपने एम्प्लॉयर से लिया वो अगर 20,000 से ज़्यादा नहीं है पिछले साल, तो आपकी जो यहाँ पे परक्विजिट्स की वैल्यूएशन आएगी वो नील आएगी। ओके, क्या लिखा वापस समझिएगा। जो आप पिछले साल अपने एम्प्लॉयर से जो लोन लिए, अगर वो लोन का अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है जो आपको एम्प्लॉयर दे रहा है, वो अगर 20,000 रुपीज़ है, तो जो आपका परक्विजिट्स का वैल्यूएशन आएगा वो आएगा नील मतलब 0। ओके, अब ये वाला केस समझ में। आप दूसरा केस देखिए। अब यहाँ पे 20,000 की बात ही नहीं कर रहे ना, 20,000 वाला केस खत्म। अब आगे की बात करते हैं। अगर जो लोन ले रहे हैं आप 20,000 या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 20,000, तो अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, स्पेसिफाइड डिसीज़ के लिए, स्पेसिफाइड डिसीज़ जो रूल 3A में प्रिस्क्राइब किया, जिसमें कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है और एड्स एटसेट्रा, और भी 2-4 होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया है आपका एम्प्लॉयर, जो कि एक स्पेसिफाइड डिसीज़ के लिए दिया है, कौन सी स्पेसिफाइड डिसीज़ है? आपकी बुक में कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और एड्स की बारे में लिखा है, तो उसमें भी आपकी जो वैल्यूएशन है वो आएगी नील। ओके,
उसके बाद जो एक तो लाइन लिख दिया, ये थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की लाइन है, पर मैं हूँ तो क्या गम है, समझा देंगे। हाउएवर द एग्जम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू सो मच ऑफ द लोन एज ही हैज़ बीन रीइंबर्स्ड टू द एम्प्लॉय अंडर एनी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है आपको लोन देता है, ठीक है, बोलता है ये लो भाई साहब हम आपको दे रहे हैं 1 करोड़ का लोन, 1 करोड़ का लोन दे दिया। अरे अपना एम्प्लॉयर बहुत अमीर है ना, याद है ना, अपना एम्प्लॉयर अपने को 1 करोड़ का लोन दे दिया, उसमें से मान के चलिए 5 लाख रुपीज़ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से आपको मिल रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से मतलब आपका एम्प्लॉयर बोलता है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से आपको 5 लाख मिलेगा और ये 1 करोड़ रुपीज़ है, बाकी का मतलब जो बचा हुआ है पैसा है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो है जो 5 लाख रुपीज़ है ना उसमें आपकी वैल्यूएशन निकलेगी, पर जो बचा हुआ अमाउंट है जो एम्प्लॉयर दिया है ना आपको, उसमें आपका कोई भी वैल्यूएशन के में वो नहीं माना जाएगा, क्या बेनिफिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, दिखाता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल लिया, अपन तो बहुत अमीर लोग थे ना, अपन बड़ा एग्जांपल लिया। द एम्प्लॉय हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए का लोन लिया फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा भाई साहब वो 3 ट्रीटमेंट की बात करें ना, किसी और में मत जाइएगा। ही रिसीव 40,000 अंडर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, उसको 40,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में मिल रहे हैं, बाकी का 60,000 रुपये उसका एम्प्लॉयर दे रहा है, ओके। द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 60,000, इंटरेस्ट में जो बेनिफिट है ना, क्या बोला मैं, इंटरेस्ट में जो बेनिफिट है वो टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है। कौन से इंटरेस्ट में, कौन से लोन के इंटरेस्ट में, 60,000 वाले। 60,000 कहाँ से आया, टोटल 1 लाख का लोन था, 40,000 मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से मिला, तो कितना पैसा आपको आपका एम्प्लॉयर दिया, तो 1 लाख माइनस 40,000 डेट इज 60,000 रुपीज़ आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उसमें जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो टैक्स फ्री है। पर जो 40,000 में जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो लाइबल रहेगा फॉर टू पे टैक्स, ओके। उस 40,000 के लिए लाइबल रहेंगे टैक्स पेमेंट के लिए, ठीक है। मतलब 40,000 आपकी सैलरी में इंक्लूड होगा, ठीक है। सी नंबर देखिए, लोन फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट डिस्कस्ड अंडर ए एंड बी। ए में क्या पढ़े अपन, अगर पिछले साल जो लोन की अमाउंट है वो 20,000 से एक्सीड नहीं कर रही है तो उसकी वैल्यूएशन क्या लेंगे, नील। दूसरे में क्या पढ़े अपन कि अगर आपको आपका एम्प्लॉयर कोई स्पेसिफाइड डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए दे रहा है, स्पेसिफाइड डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दे रहा है, तो उसमें भी आपको जो बेनिफिट की जो वैल्यूएशन है, जो बेनिफिट निकलेगा वो आएगा नील, ओके। अब सी वाले की बात करें, आपको आपका एम्प्लॉयर लोन दे रहा है, अभी भी दे रहा है, ठीक है, अपना एम्प्लॉयर अच्छा है, अपने को लोन दे रहा है, अभी भी दे रहा है, पर वो दोनों पर्पज़ के लिए नहीं दे रहा, मतलब वो दोनों में कवर नहीं हो रहा है। पहला 20,000 से ज़्यादा दे रहा है, दूसरा स्पेसिफाइड डिसीज़ के लिए नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, तो द वैल्यू शैल बी द सम इक्वल टू द इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज पर एनम बाय द SBI। अब देखो आपका तो एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, कंसेशनल रेंट दे रहा है, कंसेशनल लोन दे रहा है, ठीक है। कंसेशनल लोन मतलब लेस इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब अगर समझ लीजिए जो बैंक में अभी जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है, पर आपका एम्प्लॉयर बोलता है 2% के हिसाब से, तो जो आपका जो बेनिफिट कैलकुलेट होगा वो बैंक के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और जो बैंक कौन से बैंक के हिसाब से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से। जो जिस पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया, समझ लीजिए आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं अपने एक एम्प्लॉयर से कि आपको अपना घर बनाना है, तो SBI जो हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट चार्ज करती है उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को आप निकालेंगे, जितना इंटरेस्ट आप अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हैं उसको माइनस करेंगे, तो बचा हुआ जो पैसा आ रहा है उसको आप बोलेंगे आपका बेनिफिट, उसको आप अपने सैलरी में इंक्लूड करेंगे। समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तो प्लीज़ एक बार मुझे प्लीज़ बताइएगा, इसके में समझ में आया तो मत बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ बताइएगा, सॉरी। चलिए तो यहाँ पे देखिए, आप एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द वैल्यू शैल बी द सम इक्वल टू द इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज पर एनम बाई द SBI एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन। अच्छा ये लाइन में नहीं बोला, देखो भाई इंटरेस्ट जो रहता है ना सबको ही पता है, इंटरेस्ट का रेट बढ़ते कभी कम होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भाई अपन नहीं कर सकते ना कि जिस दिन अपन लोन लिए, नहीं ये नहीं कर सकते, तो ऐसे में तो कभी कभी फ़ायदा होगा कभी कभी नुकसान। जो आपका 1 अप्रैल को, जो आपको प्रीवियस ईयर में जो 1 अप्रैल है ना, उस दिन जो SBI का जो रेट था ना उस पर्पज़ के लिए, उस लोन के पर्पज़ के लिए जो था ना, जो लोन ले रहे हैं ना आप जिस पर्पज़ के लिए, उस पर्पज़ के लिए जो SBI चार्ज करती थी ना इंटरेस्ट 1 डे ऑफ अप्रैल पे,
उसी इंटरेस्ट को आप मानेंगे कि वो इंटरेस्ट था नॉर्मल, आपको आपका एम्प्लॉय इतने इंटरेस्ट में दिया, दोनों को माइनस कर लीजिए तो आपका बेनिफिट आ जाएगा, उस बेनिफिट को आप अपने सैलरी में इंक्लूड कर दीजिएगा। ओके, द इंटरेस्ट शैल बी computed ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस एज रिड्यूस बाय द इंटरेस्ट इफ एनी एक्चुअली पेड टू द एम्प्लॉय। ये नॉर्मली जो मैं आपको बताया वही बात थी यहाँ पे। और इंटरेस्ट कैसे इंक्लूड कर निकालते हैं अपन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितना आपका बैलेंस अमाउंट बचा है, जितना समझ लीजिए आपने 10 लाख का लोन दिया, ठीक है, तो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक में 10 लाख में आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी तब तक में आपने समझ लीजिए 10 लाख का लिया तो 1 लाख रुपीज़ आपने पे कर दिया होगा, तो अब जो इंटरेस्ट आएगा वो 9 लाख में कैलकुलेट होगा। ये तो आपको आता ही होगा ना, ठीक है। तो ये था आपका इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन, ऐसा लोन जिसमें इंटरेस्ट कम चार्ज हो रहा है या फिर चार्ज ही नहीं हो रहा है, उसमें जो बेनिफिट आ रहा है उसके क्या करना है। ये अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और प्लीज़ जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए, तो मैं इस पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर एक तो अच्छे से वीडियो बना दूंगा, एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा आपको कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी अपने पास टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन करने बैठूं। ओके, समझ लीजिए क्वेश्चन आप देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लिखते लिखते कैलकुलेट करते करते थक जाएंगे अपन, क्योंकि अपन को दिख रहा है बहुत छोटा छोटा है ना, सब में अपन को अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में, प्रिंसिपल अमाउंट में, इसमें इंस्टॉलमेंट माइनस करने के बाद, इसमें इंस्टॉलमेंट माइनस करने के बाद, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिखा भी 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ का इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट वाले केस में 1 लाख चार्ज हुआ, ठीक है। कैसे आया 1 लाख, 1 लाख तो बैलेंस था ना, 1 लाख। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 99,000 आएगा, फिर 98, ऐसे करते 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 आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल बैलेंस आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दिएगा 10% से तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, खत्म। और देखिए दूसरे, इसमें पहले वाले में तो ये पूरा पूरा बेनिफिट हो गया, दूसरे वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉय सही जो एम्प्लॉयर है वो 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और SBI 10% चार्ज करिए, तो यहाँ पे आप 10 माइनस 5 करने पे कितना आएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5%, तो इसलिए यहाँ पे 5% के हिसाब से लिखा, उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन अबव 8708, उसमें से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम राम, मतलब जो एम्प्लॉई है उसको लिखिए, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, समझ में आया, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने को आज ये टॉपिक ख़त्म करना है यार, फिर इसके बाद मैं थ्योरी छोड़ के एक बार प्रैक्टिकल करूँगा, बहुत लोग रिक्वेस्ट करें प्रैक्टिकल के लिए। चलिए, हॉलीडे एन्जॉयमेंट, अरे यार हॉलीडे कब आएगी, हॉलीडे नाम सुन के अच्छा लगने लगता है, हॉलीडे आने वाली है। चलिए, हॉलीडे एन्जॉयमेंट, द वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, accommodation और any other expenses paid for or borne or reimbursed by the employer for any holiday availed by the employee or any member of his household shall be amount of expenditure incurred by the employer in this behalf। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला कि जितना पैसा, जितना अमाउंट आपका एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है आपके हॉलीडे के लिए, ठीक है, या तो फिर आपको रीइम्बर्स कर रहा है, ठीक है, तो जितना अमाउंट वो रीइम्बर्स करे, जितना वो एक्सपेंस कर रहा है, किसके हॉलीडे, किसके टूर के लिए, या तो आपके किसी परिवार वालों के, ठीक है, तो जितना पैसा वो खर्चा किया, जितना आपको रीइम्बर्स किया, उतने पैसे को आप अपने सैलरी में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, उतना आपका बेनिफिट माना जाएगा, जितना खर्चा करो उतना आपके बेनिफिट माना जाएगा, मतलब वो आपके बदले वो खर्चा कर रहे हैं ना, तो आपका बेनिफिट हो गया, सीधी सी बात, कॉमन सेंस लगाइए, कभी कभी कॉमन सेंस काम आ जाता है। हाउएवर, क्या बोलते हैं, हाउएवर ये जो रूल है अपन जो पढ़े कि जितना वो खर्चा कर, वो लीव ट्रैवल कंसेशन में नहीं आएगा, ठीक है, शैल नॉट अप्लाई। लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है, लीव ट्रैवल कंसेशन, हाँ, तो ये लीव ट्रैवल कंसेशन में इसको अपन मतलब ये जो रूल है ना वो अप्लाई नहीं होगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है, नॉर्मली अपन को लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, मतलब कहीं पे भी अपन कोई भी टूर पे जाते हैं तो अपने को ऑलरेडी अपने जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, तो उसमें लिखा रहता है कि आपको इतने रुपए का लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, अगर मिला तो, ठीक है, तो उसमें इसको इंक्लूड मत करिएगा, मतलब उसमें जैसे आपको कोई पैसा मिल रहा है ना लीव ट्रैवल कंसेशन का, तो वो हॉलीडे एन्जॉयमेंट में नहीं आएगा, वो परक्विजिट का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल रहा है ना, जो आपको एक्स्ट्रा कभी कभार मिलता है ना, ये जो परक्विजिट्स के नाम पे मिल रहा है उसको खाली इंक्लूड करिएगा। चलिए बी नंबर देखिए, वेयर सच अ फैसिलिटी इज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर एंड इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्म। देखिए ये क्या लिखा, ये जो आपका कोई टूरिज्म प्लेस है जो आपके एम्प्लॉयर की खुद की है, ठीक है,
समझ लीजिए, या वो फैसिलिटी जो है वो मेंटेन करता है एम्प्लॉयर खुद, तो और वो जो फैसिलिटी है वो सारे एम्प्लॉय को नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को मिल रही है या आपको ही मिल रही है खाली, समझ लीजिए, तब बेनिफिट कितनी लेंगे, जो बाकी फैसिलिटी उस टाइप की जो फैसिलिटी है ना, जैसे अपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देखे थे ना, जो उस टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड करिए जो आसपास में, उसकी जो फीस है उतना ही कॉस्ट मान लिया जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी जो आसपास में जो ये फैसिलिटी प्रोवाइडर है ना, जो यही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसी जगह टूर लेके जाते हैं जिस जगह में आपका एम्प्लॉयर लेके जा रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो जितना चार्ज करे उतना बेनिफिट में ले लेंगे, ठीक है। और अगर समझ लीजिए वो सबको यूनिफॉर्मली मिल रही है, मतलब सारे एम्प्लॉय को मिल रही है वो फैसिलिटी, तो आपकी वैल्यूएशन ऑब्वियसली नहीं लाएगी भाई, सब नो पार्शियलिटी ब्रो, नो पार्शियलिटी, ठीक है। अब देखिए कहाँ गया भाई, ये रहा। उसके बाद लिखा है वेयर एन एम्प्लॉइज इन ऑफिशियल टूर एंड द एक्सपेंसेस आर इंकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड accompanying him, the amount of expenses incurred by the employer shall be the value of amenity। amenity मतलब सुख सुविधा, ठीक है, बताया था मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोला, अगर एम्प्लॉय जो है ऑफिशियल टूर में जा रहा है और अपने साथ किसी एक को लेके गया कि भाई कोई तो रहना चाहिए ना मेरे साथ, अकेले तो जा नहीं सकता मैं, तो जो एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड accompanying him, तो देखिए ऑफिशियल टूर में तो एम्प्लॉय का तो 1 रुपये भी नहीं लगेगा, उसके बेनिफिट में नहीं आएगा, पर जो उसके साथ जा रहा है ना उसका कुछ हिस्सा आपके उसमें आएगा, इनकम में कैलकुलेट होगा, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो हिस्सा क्या होगा, जो आपकी जो सुख सुविधा का जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ एम्यूनिटी, समझ लीजिए गद्देदार बिस्तर मिल गया, उसके लिए आपका बेड का नहीं, आपके साथ जो जा रहे हैं उनके लिए जो सुख सुविधा के लिए जो जो किया गया, जितना खर्चा किया गया उसको आपकी इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, उसमें टैक्स निकाला जाएगा, ओके। और वेयर एनी ऑफिशियल टूर एक्सटेंडेड एज, देखिए कभी कभी क्या होता है, आप गए कहीं पे ऑफिशियल टूर में, ठीक है, आप गए कहाँ ऑफिशियल टूर में, और उसके बाद क्या हुआ, जो आपका एम्प्लॉयर था वो बोलता है कि चलिए ठीक है आप 1 हफ्ता और रह लीजिए एज अ वैकेशन, ठीक है, और आपने भी मान लिया उस बात को, तो जो जितना पीरियड आपका ऑफिशियल टूर में था उसमें आपकी वैल्यू नहीं लाएगी, पर जो अमाउंट जो डेज आपका वैकेशन में जाएंगे ना, उसमें जितना भी खर्चे हो रहे हैं उसको आपकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, उसमें टैक्स निकाला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और देखिए जितना भी पढ़े ना, जितना भी ए बी और सी और डी, ये 4 केस जो पढ़े, इन सब में जितना पैसा आपके एम्प्लॉई से आप रिकवर किया जा रहा है, जितना पैसा आप अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हो, उतने पैसे को माइनस कर लीजिएगा तो आपकी वैल्यू ऑफ हॉलीडे एन्जॉयमेंट आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आ जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फ्री फूड में देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, आजकल तो हर जगह देखिए कोई भी कंपनी में जाएंगे ना आप, तो आपको कंपनी के अंदर चाय, ठीक है, नाश्ता, कभी कभी खाना मिलता है, एक टाइम का खाना भी मिल जाता है ना, तो होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में तो मिलता है। तो देखिए यहाँ पे भी यहाँ वही चीज़ लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मतलब क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बॉटल, चाय, कॉफ़ी एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल बी अंडर टी एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर। वर्किंग आवर के टाइम पे अगर आपको टी और स्नैक्स मिल रहे हैं, मतलब चाय और स्नैक्स मिल रहे हैं, नाश्ता मिल रहा है, तो नील, ओके, स्नैक्स मतलब बिस्किट्स ये सब आ जाएंगे ना। फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर इन अ रिमोट एरिया और एन ऑफ शोर इंस्टॉलेशन। ऑफ शोर मतलब जो आपका सी है ना, समुद्र, उस तट उसके किनारों से बहुत दूर में, मतलब वहाँ जहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए आउटर टाइप के एरिया हो गए, वहाँ पे जितना भी आपको फूड मिल रहा है, वहाँ ऊपर में खाली टी और स्नैक्स के लिए देखिए, यहाँ पे जितना आपको खाने का मिल रहा है और जितना नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मिल रहे हैं उन सब के लिए नहीं लेंगे, ओके। उसके बाद फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर एट द ऑफिस और बिजनेस प्रोमाइसेस और थ्रू पेड वाउचर्स विच आर नॉट ट्रांसफरेबल। देखिए ये क्या लिखा है, बड़ी बड़ी कंपनीज में ना आपको वाउचर दे दिया जाता है, ये लीजिए वाउचर, चले जाइए सामने होटल में, वहाँ जाके खा के आ जाइए, ठीक है, और उस वाउचर का यूज़ आप खाली खाने के लिए कर सकते हैं, और जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, समझ लीजिए आपको मिला, आप अपने दोस्त को दे दिए, ले भाई 50 रुपये दे ले, ये नहीं कर सकते आप, नॉन ट्रांसफरेबल है, और वो खाली ईटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी, तो जितना आपका एम्प्लॉय जितना आपका क्या बोलेंगे यार, जितना आपका एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है आप होटल में उस वाउचर के लिए, खाने के लिए,
वो उसमें से माइनस कर दीजिए जितना आप पैसा रिकवर कर रहे हैं, आपसे रिकवर किया जा रहा है, प्लस 50 पर मिल, मतलब 50 रुपये पर मिल माइनस कर दीजिए। मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर 100 रुपये दे रहा है सामने वाले को, आपसे ले रहा है 20 रुपये, तो 100 में से 20 माइनस करिए, कितना आया 80, 80 में से 50 और माइनस करिए, बचा 30, 30 रुपये आपकी टैक्सेबल हो जाएंगे। ओके, पर मिल लिखा है ना, पर मिल मतलब एक टाइम के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए, इन केस ऑफ एन एसएससी ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी, ये नया सेक्शन आया जिसमें शायद 2020 या 21 में आया था, याद नहीं मेरे को, 2020 में आया था शायद। तो वहाँ पे क्या था, 115 बीएससी, 115 बीएससी में क्या होता है, जैसे अपना 5%, 15%, नहीं सॉरी 5, 20 और 30% चलता है, वहाँ पे 5, 20, 30 नहीं, वहाँ पे कैसे चलता है 5, फिर 7.5%, फिर 10%, फिर 12.5%, फिर 15%, फिर 17.5%, मतलब इस टाइप का एक तो चलता है। और 2.5 लाख रुपए का, यहाँ पे 5 लाख अप टू 2.5 लाख एग्जाम रहता है, फिर 2,50,000 से 5 लाख तक में इतना, फिर 5 लाख से 10 लाख में इतना, 10 लाख से अबव में इतना, है ना, ये चलता है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं भाई, वहाँ पे ना पूरा एकदम सिंपल है, वहाँ पे 2.5 लाख तक एग्जाम 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, ये आप पढ़िएगा 115 बीएससी स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जो आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है ना ये 50 पर मिल वाला, और तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर 115 बीएससी ले रहे हैं ना तो वो एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, अब देखिए लास्ट नहीं, अभी बहुत सारा बचा है, सॉरी। गिफ्ट की बात करते हैं। नॉर्मली बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको जो गिफ्ट मिल रहा है वो नॉर्मली आपके हाउस होल्ड के लिए मिल रहा है या फिर सेरेमोनियल ओकेशन में मिल रहा है, समझ लीजिए आपके एनिवर्सरी में मिल रहा है, आपके बर्थडे में मिल रहा है, ठीक है, तब जितना आपको गिफ्ट मिल रहा है उसकी वैल्यू, जितना आपका एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उतना आपको वैल्यूएशन के लिए आपके सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी और ओकेशन में मिल रहा है लाइक दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की एनिवर्सरी होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन की एनिवर्सरी है, तो उसमें अप टू 5,000 तक एग्जेम्प्ट रहता है। वो 5,000 से जितना ज़्यादा होगा उसको परक्विजिट मान लिया जाएगा। समझ लीजिए, एग्जांपल लीजिए, आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है आपके मैरिज एनिवर्सरी में 2,000 रुपीज़, तो पूरा 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको 2,000 का गिफ्ट दे रहा है मतलब, पर अगर आपको आपका आपका एम्प्लॉयर वही 2,000 रुपीज़ दिवाली के टाइम पे दे रहा है, कैश नहीं, 2,000 का कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर वो 7,000 का गिफ्ट दे रहा है तो 5,000 एग्जेम्प्ट रहेगा, 2,000 टैक्सेबल रहता है। पर अगर समझ लीजिए वो 2,000 कैश भी दे रहा है ना तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कैश नहीं ले सकते भाई, कैश भी नहीं ले सकते, या फिर कोई ऐसा चेक नहीं ले सकते, फॉर एग्जांपल चेक नहीं ले सकते, क्योंकि चेक भी ना कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो सब नहीं ले सकते। आपको कोई गुड्स लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक्सपेंसेस चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड, ये भी नॉर्मल दिया है, इसमें भी कुछ नहीं है। जितना भी आपको मेंबरशिप फ़ी के साथ जितना भी आपको एनुअल फी इंकर्ड बाय द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड विच इज चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और अदरवाइज पेड और रिम्बर्स शैल बी। चलिए, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे देता है, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे देता है, और अगर आप या फिर आपका हाउस होल्ड वाला कोई भी मेंबर, अगर आपके परिवार का कोई भी मेंबर उसको यूज़ कर रहा है, तो जितना खर्चा आपने किया उस क्रेडिट कार्ड से, या फिर जितना आपका एम्प्लॉयर आपको रीइंबर्स किया, या फिर जितना आपका एम्प्लॉयर उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्चा किया, उसको आप ले लेंगे वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ओके, इजी है। हाउएवर फ्रॉम सच अमाउंट द पेड ऑफ रिकवर्ड, ये यहाँ पे भी वही लिख दिया, जितना आपसे रिकवर किया उतने को माइनस कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा टोटल, ठीक है। पर अगर समझ लीजिए आपने वो पूरा जितना भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया वो खाली आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कर रहे हो, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, प्राइवेट पर्पज़ के लिए नहीं कर रहे हो, तो वैल्यू क्या ली जाएगी। अब तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा ना, नील ले लेंगे जब भी ऑफिशियल काम आ रहा है, नील। ओके, उसके बाद देखिए क्लब एक्सपेंसेस, अगर आप किसी क्लब में आपको आपका जो एम्प्लॉयर है आपका उसमें मेंबरशिप करवा देता है, ठीक है, आपको वहाँ का मेंबर बना देता है, ठीक है, आप वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जितना खर्चा है आपके एम्प्लॉयर ने किया है, फिर जितना आपको रिइंबर्स किया उतना आपको परक्विजिट्स की बेनिफिट में मान लिया जाएगा, ठीक है।
उसमें से जितना आपसे रिकवर किया जा रहा है उसको माइनस कर लीजिए, तो वो आ जाएगा आपके परक्विजिट्स की बेनिफिट। पर अगर समझ लीजिए द वैल्यू परक्विजिट शैल नॉट इंक्लूड द इनिशियल फी पेड। अच्छा, एक्सेप्शन, अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड होली, अगर वो टोटली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तब नील लेंगे। और अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करे एक हेल्थ क्लब या फिर स्पोर्ट्स या फिर कोई सिमिलर फैसिलिटी और सारे एम्प्लॉयज़ को दे रहा है वो फैसिलिटी, तो भी नील ले लेंगे। ठीक है, अगर किसी एक को दे रहा है तब चार्ज करेंगे, नहीं तो फिर सबको नील ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट सेकेंड है ये, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स। यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स में क्या होगा, अगर आपको समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर आपको दे दिया, जैसे कंप्यूटर दे दिया, जाइए भाई कंप्यूटर ले जाइए आप, ठीक है, कंप्यूटर यूज़ करिए आप, हमारे ऑफिस का है। लैपटॉप दे दिया, यार कंप्यूटर कहाँ लेके जाएंगे, इतना भारी भारी चीज़ें। लैपटॉप दे दिया, एक बैग में मस्त डाल के अपन रोज़ जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, मस्त रात को बैठ के उसी में अपना काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस का भी अपना प्राइवेट काम भी कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो उसमें आपको 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट, ठीक है, उसको ले लेंगे। ठीक है, मतलब 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, मतलब समझ लीजिए आपका जो लैपटॉप है 1 लाख रुपीज़ का है, 1 लाख का अच्छा सा लैपटॉप आता है आजकल, 1 लाख रुपीज़ का है, तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें ना, SLM मेथड पढ़िए ना आप लोग, SLM मेथड 12th क्लास में, 11th क्लास में सॉरी। तो देखिए 1 लाख का है, इसका निकालेंगे 10% तो आएगा 10,000। ये 10,000 रुपीज़, या आप 10,000 रुपीज़ को आपको जो आपकी जो सैलरी है ना उसमें इंक्लूड करेंगे और उसमें टैक्स निकालेंगे। ओके, ये आपकी बेनिफिट ले ली जाएगी। पर अगर समझ लीजिए आप उस कंप्यूटर लैपटॉप को 10 साल से ज़्यादा से यूज़ करें, मतलब अब तो उसकी वैल्यूएशन नील आ गई ना, डेप्रिशिएट करते गए तो अब नील हो गई उसकी वैल्यू, तो इसलिए अपन यहाँ पे नील ले लेंगे। ओके, 10 ईयर्स से ज़्यादा यूज़ कर रहे तो। अच्छा, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है उसका खुद का कंप्यूटर नहीं था, वो रेंट पे लेके रखा है, तो जितना रेंट चार्जेस वो पे कर रहा है उसको माइनस जितना आपसे रिकवर कर रहा है वो, उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ओके, ये था यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट। मूवेबल मतलब जिसको मूव किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ट्रांसफ़र कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, बोलता है हो गया भाई एक काम करो तुम ही ले लो इसको, हमको चाहिए ही नहीं, तो क्या करेंगे, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, यहाँ पे 3 केस दिया है ना, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जितना कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उसको लिखिए, उसमें से माइनस कर लीजिए डेप्रिसिएशन जो 40% पर एनम है ऑफ WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करेंगे जितना आपसे वो रिकवर कर रहा है, एम्प्लॉय से जितना वो रिकवर करे, तो आपका आएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ओके, अगर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक की बात हुई जहाँ पे 40% ऑफ WDV लग रहा है। मोटर कार की बात करता है, अगर मोटर कार की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कार लिखिएगा, डेप्रिसिएशन डालिएगा 15% पर एनम ऑन WDV। ठीक है, दोनों को माइनस करिएगा। और कंप्लीटेड ईयर की बात करें ना, कंप्लीटेड ईयर मतलब समझ लीजिए जब 12 मंथ कंप्लीट हो रहा है तब की बात करें, अगर समझ लीजिए 6 मंथ हो रहा है तो उस समय उस साल को इंक्लूड ही मत करिएगा, पूरा कंप्लीटेड ईयर की बात करें। तो कॉस्ट ऑफ कार में 15% माइनस करने के बाद जितना पैसा आपका आएगा, जितना अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करेंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। और लास्ट केस है अगर अदर मूवेबल एसेट्स की बात करें, अदर मूवेबल एसेट्स में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स लिखेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स में सबसे पहले अपन पढ़े थे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे SLM, दूसरा वहाँ पे 40%, दूसरे में मोटर कार था जहाँ पे 15% ऑन WDV, दोनों में WDV। और अदर मूवेबल एसेट में क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो लिखिएगा, उसको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएगा 10% के हिसाब से, और जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस कर दीजिएगा जितना आपसे रिकवर किया जा रहा है, तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। तो ये था आपका टॉपिक। अब आपका सैलरी चैप्टर मेरे हिसाब से ख़त्म ही हो गया, बस एक तो पॉइंट और बचा है जिसको बोलते हैं अपन प्रोविडेंट फंड वाला। तो प्रोविडेंट फंड ना आप लोग खुद से बट कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं कल से ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊंगा। आज अपन एक चीज़ और देख लेते हैं, डिडक्शंस। देखिए डिडक्शन में ना नॉर्मली एक ही चीज़ है, सबसे पहला डिडक्शन मिलता है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 का।
50,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिलेगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आते हैं ना तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का आपको डिडक्शन मिलता है। और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। जितना आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला एक्चुअली रिसीव्ड, दूसरा 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी जितना उसका 1/5, उसके बाद 5,000 विच एवर इज लेस, ओके, ठीक है। और अदर एम्प्लॉय के केस में नील, मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो कुछ नहीं है आपको। इसके क्वेश्चंस करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ अभी आपको, एंड प्रोफेशनल टैक्स जितना पेड होता है ना उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। समझ लीजिए जितना आपने पे किया प्लस जितना आपके एम्प्लॉयर ने पे किया, दोनों जितना पेमेंट किया ना, जितना आप लोगों ने पेमेंट किया ना प्रोफेशनल टैक्स, दोनों का मिला के उतने का डिडक्शन मिल जाएगा आपको। समझ लीजिए आपने पेमेंट किया 2,000 का, आपके एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया 3,000 का, तो आपको डिडक्शन खाली 3,000 का नहीं, पूरा 5,000 का मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, वही प्रोविडेंट फंड वाले में, वो 12% ऑफ सैलरी होता है। सैलरी में यहाँ पे सब आएगा, बेसिक, डीए डैश प्लस कमीशन डैश, ओके। 12% ऑफ सैलरी, मतलब जितना 12% से ज़्यादा हो रहा है, समझ लीजिए 15% दे रहा है तो 3% टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। और जो उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है आपको आरपीएफ में, वो 9.5% तक ही मिलना चाहिए। 9.5% से ज़्यादा मिलेगा तो उतना आप टैक्सेबल कर लीजिएगा, 9.5% तक मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पहले देख लेता हूँ उसमें आपके में दिया है कि नहीं दिया है। ये ग्रेचुटी, ये सब जो होता है ना, ग्रेचुटी का मैं पूरा, अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा ना, मेरे को ग्रेचुटी का कहीं पे डिडक्शन नहीं मिला। मैं ना इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में एक तो क्या बोलते हैं, नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। उसमें देखिएगा अलग अलग टाइप के डिडक्शंस हैं, करीब 5-6 डिडक्शंस हैं, उसको एक बार आप पढ़िएगा। अगर आपकी बुक में भी है, आप क्वेश्चंस करेंगे आपको दिखेंगे, अगर ग्रेचुटी में उस टाइप के डिडक्शंस हैं तो उसको देखिएगा। ग्रेचुटी में है, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट में है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में है, और किस में था, पेंशन में है। तो बताइएगा मेरे को, मैं आपको वो नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अगर वो आपके बुक में उस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो, ठीक है, नहीं तो फिर कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब आपका सैलरी पूरा ख़त्म हो चुका है। कल से मैं सोच रहा हूँ पहले इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में अपन कस्टम ड्यूटी देखेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है और मैं खाली प्रैक्टिकल वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की मैं थ्योरी नहीं बताऊँगा, आपको बता दूँगा कैसे किया जाता है। 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो एक ही दिन में चैप्टर ख़त्म। 10-10 मिनट की वीडियो रहेंगी, एक दिन में आपके चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा क्योंकि अब पेपर आने वाला है। सब रिक्वेस्ट करें कि जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म हो। मेरे को खुद को भी लग रहा है यार वीडियो ख़त्म हो, मैं भी पेपर दूंगा ना, मैं भी तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।